साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के संचालन का एक अनिवार्य अंग है। लोकतंत्र का अर्थ है सहमति के लिए से किया गया शासन, और जब तक राजनीति एवं अन्य विषयों पर चर्चा करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक उस राज्य व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। अपने स्वाभाविक परिणाम के रूप में इस पद में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने इसके आशय को संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट कर दिया है। भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों का मूलाधार है, क्योंकि मुक्त राजनीति विचार विमर्श के बिना कोई भी सार्वजनिक शिक्षा जो लोकप्रिय शासन की प्रक्रिया के उचित रूप में चलने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, संभव नहीं है। इतनी व्यापकता स्वतंत्रता में उसके दुरुपयोग का जोखिम अंतर्निहित हो सकता है। किन संविधान निर्माता संभवतः मेडिसन के जो केंद्रीय संविधान के प्रथम संशोधन की तैयारी में अग्रणी प्रेरणा शक्ति थे, इन विचारों के एकमत थे कि बेहतर यही है कि इसकी कुछ अहितकर शाखाओं को काट देने के बजाय उसे उसकी मर्जी से बढ़ने दिया जाए, ताकि उन शाखाओं की स्फूर्ति को आघात न पहुँचे जो उचित फल देती हैं। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट मामला 124 और 128। अनुच्छेद 1 का में प्रत्येक भारतीय नागरिक को भाषण तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है। हालांकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, किंतु यह निर्णय दिया गया कि यह अधिकार भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक तथा राजनीतिक समागम का मर्म है। न्यायालयों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखें और उन सभी विधियों तथा प्रशासनिक कार्रवाइयों को अविधिमान्य कर दें जो संवैधानिक समादेश के प्रतिकूल इसमें हस्तक्षेप करती हैं। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट के मामले में 578 के मामले। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक अपने विचारों विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक के मौखिक शब्दों द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्रण के द्वारा अथवा किसी अन्य ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः किसी समाचार पत्र पर अनगढ़ सेंसरशिप लगाना, ब्रजभूषण बनाम दिल्ली AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट के मामले 129 के मामले से ज्वलंत सामायिक विषयों पर अपने संवाददाताओं के विचारों को प्रकाशित करने से रोकना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। वीरेंद्र बनाम पंजाब AIR 1957 के यह अधिकार नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही नहीं बल्कि इसकी सीमाओं के पार भी प्राप्त है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 इस सुप्रीम कोर्ट मामला 597 के मामले न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार समाचार माध्यमों अथवा प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्रात्मक समाज में और सब स्वतंत्रताओं को जननी माना जाता है, किंतु यह नितांत निरंकुश और अपने में पूर्ण नहीं हो सकता। अनियंत्रित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बेलगाम उच्च खलनता में बदल सकती हैं, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि अव्यवस्था और अराजकता समाचार माध्यमों का भी दायित्व है। वह इस स्वतंत्रता को गलत समझकर अपने उत्तरदायी होने के कर्तव्य को न भूलें। अगर कोई समाचार पत्र अनुचित, अवैध तथा शैतानी भरी झूठी बात छापता है और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसे न्यायालय के द्वारा सजा मिलनी चाहिए। अतः आवश्यक है कि समाचार माध्यमों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध अवश्य हैं। देखिए हरिजय सिंह और विनय कुमार मामले में AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट के मामले 73 के मामले में संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित राज्य आयोग 2000 से 2002 ने सिफारिश की प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाए। किसी नागरिक के टेलीफोन टाइप करना अनुच्छेद 1 के में दिए गए वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का
उल्लंघन होगा और केवल तभी वैध होगा जब अनुच्छेद 19(2) में दिए गए निर्बंधों के अंदर आता हो, अर्थात राज्य की सुरक्षा आदि के लिए किया गया हो। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ AIR 1997 के मामले में कोई सरकारी कर्मचारी अपने संगठन के प्रमुख के विरुद्ध खुले आम आरोप लगाने के दुराचरण के लिए नौकरी से निकाले जाने पर अनुच्छेद 19(1) का सहारा लेकर न्याय की गुहारी दे सकता है। AH देवेंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यानी 1064 के मामले में, किंतु अनुच्छेद 19(2) के अधीन एक राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए प्रोत्साहन, भारत की संप्रभुता और तथा अखंडता के हितों में आधारों पर इस अधिकार के प्रयोग पर युक्त सीमाएं तथा प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। सूचना का अधिकार इसी एक कड़ी में आता है। सूचना का अधिकार न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के काम में शामिल है। फिर भी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे सूचना की मांग कर सकते हैं और लोक अधिकारी के लिए यह अनिवार्य करता है कि कुछ सीमाओं के भीतर वे सभी सरकारी सूचना जनता को उपलब्ध कराएं। अधिनियम का उद्देश्य कि प्रशासन में खुलापन, जवाबदेही और पारदर्शिता पाई जाए। राज्य की सुरक्षा केवल लोक व्यवस्था के गंभीर तथा गुरुतर रूपों की ओर संकेत करती है। दूसरे शब्दों में विद्रोह, राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, बगावत आदि के ये राज्य की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो सकती है। इसलिए ऐसे विचारों की अभिव्यक्तियाँ, ऐसे भाषण देना जो लोगों की हत्या जैसे अपराध करने के उकसाने का प्रोत्साहन देने वाले हों, तो उन्हें अनुच्छेद 19(2) के अधीन प्रतिबंध लगाया जाए। युक्त आधार होंगे। बिहार राज्य बनाम शैलबाग देवी AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट ने 329 के मामले में ऐसे भाषा जो जिसमें राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देने की प्रवृत्ति हो दंडनीय बनाया जा सकता है। संतोष सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट के मामले में 1091 की हाकि लोक व्यवस्था को 1951 के संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाने के आधार के रूप में शामिल कर दिया गया था, किंतु उसके साधारण उल्लंघन यथा गैर कानूनी सम्मेलन, दंगे, झगड़े आदि खंड 2 के विस्तार क्षेत्र से बाहर बने रहेंगे। विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकार संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इस दृष्टि से शामिल किया गया था कि भारत को लगातार विदेशपूर्ण प्रचार द्वारा होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। किंतु इस आधार की यह कहकर आलोचना की गई कि इसके द्वारा उस विनिमय का समर्थन किए जाने की संभावना है जो सरकार की विदेश नीति की आलोचना पर भी रोक लगा सकता है। लोक व्यवस्था या आधार के भी रोमेश थापर के मामले में AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट के 124 के मामले में उच्चतम न्यायालय निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए 1951 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उस निर्णय में कहा गया कि लोक व्यवस्था में के साधारण तथा स्थानीय उल्लंघन, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के कोई आधार नहीं है। उस निर्णय में विचार व्यक्त किया गया कि लोक व्यवस्था पद के व्यापक लक्षणार्थ हैं और शांति की उस स्थिति की ओर संकेत करते हैं जो सरकार द्वारा प्रवर्तित आंतरिक विनिमयों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक समाज के सदस्यों में व्याप्त है। शिष्टाचार अथवा सदाचार, इन शब्दों के कोई स्पष्ट अर्थ विद्यमान नहीं है और इसके संबंध में अनुभव में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। स्पष्ट है कि इन शब्दों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधारों के रूप में मुख्यतः इसलिए सम्मिलित किया गया है कि ताकि समाज को दूषित तथा भ्रष्ट कार्यों के व्यवहार से बचाया जा सके। अश्लीलता के विस्तार क्षेत्र का वर्णन किया गया। उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया क्योंकि अश्लीलता के विरुद्ध विधि में केवल लोक शिष्टाचार तथा सदाचार को बढ़ावा देने की चेष्टा की गई थी। रंजीत उद्देशी बनाम महाराष्ट्र AIR 1965 के मामले में, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इंग्लैंड के R बनाम हिकलिन के मामले में जो SSQB 360 के निर्धारित मानदंड का अनुसरण किया जिसमें लेडी चांसलर लवर को अश्लील पुरस्कार
पुस्तक करार दिया गया था, क्योंकि इसमें उन लोगों के दिमाग को जो इसे पढ़ते थे भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति है। न्यायालय की अवमानना, प्रतिबंध लगाने के आधार को सम्मिलित करने का अंतर विचार जो है न्यायालयों द्वारा उनकी अवमानना के लिए दंड देने के प्राधिकार को सुरक्षित रखना है। संविधान के अनुच्छेद 129 तथा 215 क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को उनकी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 129 के अधीन अवमानना की विधि को अनुच्छेद 19(2) के अधीन युक्त ठहराया गया। सीबी दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता AIR 1971 में और एस नमुंद्रीपाद बनाम TN नंबियार AIR 1970 के मामले में न्यायालय ने टिप्पणी की कि भाषण की स्वतंत्रता हमेशा अभिभावी होगी, सिवाय उस स्थिति में जहां न्यायालय की पक्ष विदेशपूर्ण वास्तव में अवमानना की गई हो। बहुत से मामलों में न्यायालय ने अवमानना की विधि के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए, लेकिन AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 727 के मामले में, 1970 489 के मामले में और R पराशर बनाम फारूक अब्दुल्ला और AIR 1984 615 के मामले में न्यायालय ने कहा किसी व्यवस्था का या संस्था की सद्भावनापूर्ण आलोचना का मकसद उस व्यवस्था या संस्था के प्रशासन को अपने अंदर झांकने तथा सार्वजनिक छवि में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। न्यायालय कोई ऐसी स्थिति ग्रहण नहीं करना चाहते कि आलोचना नहीं की जा सकती और उसके कामकाज में कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। किसी भी निर्णय की जनता में आलोचना को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। शर्त यह केवल यह है कि आलोचना उचित हो, तर्कसंगत हो और वैधानिक हो। किसी न्यायाधीश के न्यायिक कार्य संबंधी आचरण पर उचित और न्याय संगत टिप्पणी की जा सकती है। पर्सपेक्टिव पब्लिकेशन बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1971 न्याय को ऐसा गुण नहीं है जो मठों के भीतर रहकर ही पनपे। उसकी आम आदमी के द्वारा जांच होनी चाहिए, आदर सहित की गई हो, भले ही वह कितनी खरी हो। आलोचना का स्वागत होना चाहिए। आम सिद्धांत यह है कि कोई भी अपने मामलों में न्यायकर्ता नहीं हो सकता। न्यायालय की अवमानना के मामले में संबंधित न्यायाधीश की भूमिका इस सिद्धांत का अपवाद है। इसलिए यह ज़रूरी है कि न्यायाधीश लोग विशेष सतर्कता से काम लें। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस विषय में बहुत अच्छा काम किया। अवमानना विधि की आधारशिला दो संवैधानिक मूल्यों के बीच समझौता है, एक और भाषा की स्वतंत्रता, दूसरी ओर न्याय के स्वतंत्रता का अधिकार। अवमानना की प्रक्रिया केवल ठोस मामलों में ही शुरू करनी चाहिए, जहां न्याय की व्यवस्था में कोई दुर्भावपूर्ण हस्तक्षेप दिखाई दे। सदाशयपूर्ण आलोचना, न्यायिक प्रक्रिया अथवा व्यक्तियों, छोटी मोटी टिप्पणियों आदि पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। बरदाकांड बनाम रजिस्ट्रार उड़ीसा हाईकोर्ट AIR 1974 और SC सुप्रीम कोर्ट के मामले में 710 के मामले में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 इस विषय में भारतीय विदेशियों का संहिताकरण करता है। परशुराम बनाम किंग 1945 सुप्रीम कोर्ट 264 में कहा गया था कि अवमानना के मामले में कार्रवाई करने की शक्ति होना न्यायालय के लिए ज़रूरी है, किंतु उसकी उपयोगिता इस पर निर्भर होगी कि शक्ति का इस्तेमाल बुद्धिमत्ता और संयम से साथ किया जा सकता है या नहीं। इधर के कुछ निर्णयों में लगा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्यायालय की अवमानना के मामले में बचाव पक्ष के लिए सच का सहारा भी स्वीकार नहीं है। डॉक्टर DC सक्सेना कंटेनर बनार ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 2481 के मामले में संविधान के कार्यकारण की समीक्षा के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग ने अपनी 31 मार्च 2002 की रिपोर्ट में सिफारिश की कि अनुच्छेद 19(2) में संविधान के द्वारा एक परंतुक जोड़ा जाए, जिसमें स्पष्ट किया गया कि न्यायालय की अवमानना के मामले में तर्क की नियति और जनहित की आवश्यकताओं के आधार पर सच को बचाव के लिए उचित माना जाए। 2006 में पारित न्यायालय अवमानना संशोधन अधिनियम 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन कर ऐसा प्रावधान किया गया कि किसी भी न्यायालय की अवमानना के मामले में न्यायालय सत्य को माने जाने की अनुमति दे सकता है, अगर वह आश्वस्त हो कि ऐसा करना जनहित में होगा। तो इस प्रकार की प्रार्थना सदाशय से प्रेरित है।
इंग्लैंड तथा अमेरिका अनेक देशों में गत वर्षों में न्यायालय की अपनी अवमानना के मामलों में शक्ति में काफ़ी कमी आई है। ब्रिटेन की फिलामोर समिति ने भी सुझाव दिया कि जनहित में कही गई सच्ची बात न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जानी चाहिए, भले ही इसमें उससे न्यायालय के काम की आलोचना होती हो। ऐसे मामलों में सच का वैध बचाव माना जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवमानना का प्रश्न केवल तभी उठाया जा सकता है जब न्यायिक प्रबंधन को स्पष्ट खतरा हो। भारत तो राष्ट्र आदर्श और सत्य में जयते ऐसे अवमानना की विधि का एक निर्वाचन करना ही किसी आरोप की सत्ता की अवमानना के मामले में बचाव नहीं है, अत्यंत असंगत और अवमान्य लगता है। अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्पष्ट अवहेलना है। मानहानि, भाषण और अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता का अधिकार किसी नागरिक को किसी व्यक्ति की मानहानि करने का अधिकारी नहीं बना देगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को घृणा, मजाक तथा तिरस्कार का पात्र बनाकर पेश करना मानहानि है। न्यायालयों ने इस धारा को संवैधानिक दृष्टि से विधिमान ठहराया है। प्रेस भी मानहानि के कानून से बंधा हुआ है। प्रिंटर्स मैसूर राज्य बनाम असिस्टेंट कमिश्नर लॉ ऑफिसर जेटी 1994 सुप्रीम कोर्ट के मामले में 692 के मामले में अपराध के लिए प्रोत्साहन, भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का यह भी आधार 1951 में जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय का मत है कि हत्या अन्य हिंसक अपराधों के लिए प्रोत्साहित करने से आमतौर पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अतः इस आधार पर लगाया गया कोई प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के अधीन विधि मान्य होगा। बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी AIR 1952 के और सुप्रीम कोर्ट 329 के मामले में भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस अधिकार को 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति भारत की अखंडता या संप्रभुता को चुनौती न दे सके या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अध्यारोपण का प्रचार न कर सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।